जूते पॉलिश करने वाले छोटे से लड़के का नाम गैरेट है। उसने जानबूझकर अपना स्टॉल एक बैंक के बाहर लगाया है ताकि उसके पास अमीर कस्टमर्स आएं। उसे जूते पॉलिश करके मिलने वाले पैसों की रद्दी पर भी परवाह नहीं। वो अपना काम बहुत धीरे धीरे करता है ताकि वो उन अमीर लोगों की बातें सुन सके। उनके जाते ही वो सुनी गई सारी काम की बातें नोटबुक में लिख लेता। उसे सिर्फ वो फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए था जो सिर्फ अमीर लोगों के पास थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसे एहसास हो गया था कि बैंकर बनना ही उसका एकमात्र सपना है। वो टेक्सास में रहता है। साल है 1939 और ये वो समय था जब रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव अपने चरम पर था। उसके फादर उसे बड़े दुख के साथ ये कहते हैं कि उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम गैरेट की आंखों में उसके साहस और दृढ़ निश्चय को साफ साफ देख सकते हैं। ठीक 15 साल बाद बेनार्ड जो बड़ा हो चुका है, अपनी वाइफ एनिस और अपने बेटे के साथ लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर उसके होम टाउन जितना रंग-भेद नहीं था, इसलिए वो फैसला करता है कि यहाँ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। बेनार्ड अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो जैसे एक रियल एस्टेट एजेंट बन जाएगा वो अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो शहर में नए थे, इसलिए उन्हें अपने एक रिश्तेदार के घर में शेल्टर लेना पड़ता है। अपने शार्प माइंड से गैरेट ऑब्जर्व करता है कि उसके एरिया में ऐसे बहुत से घर थे जो खाली पड़े हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस एरिया में ज्यादातर ब्लैक लोग रहते थे और जो मकान खाली थे वो व्हाइट लोगों के थे। उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वो जानता था कि व्हाइट लोग तो इन घरों में कभी नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी कम्युनिटी के लिए ये जगह परफेक्ट थी। इसके बाद वो उनमें से एक घर के ओनर के पास जाता है। गैरेट उसे कहता है कि वैसे भी आपके घर सालों से खाली पड़े हैं, तो क्यों ना आप उसे मुझे बेच दें। वो ओनर को उसके लिए $30,000 देने को तैयार था और बाकी के पैसे उसे तब मिलते जब गैरेट उस घर के सभी कमरों को किराए पर चढ़ा देता। लेकिन ओनर को ये बिजनेस बहुत रिस्की लगा। वो गैरेट के आइडिया की सराहना करता है, लेकिन उसे सारे पैसे एडवांस में चाहिए थे। उसकी ना से गैरेट के चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं झलकता, क्योंकि वो अपने आइडिया को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। जाने से पहले उसकी नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है जो उस ओनर को वहाँ के एक लोकल बैंक मैनेजर ने दिया था। ओनर को गुड बाय कहने के बाद वो सीधा उस बैंक में जाता है। गैरेट मैनेजर से मिलना चाहता था, लेकिन बैंक के अंदर उसके साथ भेदभाव किया जाता है और मैनेजर की सेक्रेटरी उसे मैनेजर से मिलने नहीं देती। वो गेट के बाहर घंटों इंतजार करता है और जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है, गैरेट उसे कहता है कि मुझे आपके एक वीआईपी कस्टमर ने भेजा है, मुझे एक लोन चाहिए जिससे उन्हें भी इसका फायदा होगा। लेकिन मैनेजर उसकी आगे की बात सुने बिना ही उसके लोन को रिजेक्ट कर देता है। रात को ओनर गैरेट के पास फोन करता है और पूछता है कि तुमने उस मैनेजर से बात करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया। गैरेट उससे माफी मांगता है, लेकिन ओनर की उससे कोई नाराजगी नहीं थी। उसे उसका जज्बा अच्छा लगा। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लोन दिलवा दूंगा। और इस तरह गैरेट को अपनी जिंदगी का पहला लोन मिलता है और वो उससे वो प्रॉपर्टी खरीदता है। अगले दिन जब गैरेट उस घर की मरम्मत कर रहा था, तभी वहाँ पर एक व्हाइट लेडी आती है। वो उनसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। गैरेट बड़े प्रेम से उन्हें बताता है कि वो इस घर का नया मालिक है और वो उसकी मरम्मत कर रहे हैं। ये सुनकर वो औरत दंग रह जाती है और गुस्से में अपने घर में चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आती है। वो गैरेट से उसके मालिक होने का सबूत मांगते हैं। गैरेट पहले से जानता था कि ऐसा होगा, इसीलिए घर के कागजों की डुप्लीकेट कॉपी वो अपनी जेब में रखकर चलता था। पुलिस देखती है कि वो घर उसी के नाम पर है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उस औरत को जब पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक एक ब्लैक है, तो वो गुस्से में अपना घर खाली कर देती है, क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा की वो लेडी किसी ब्लैक के साथ सेम बिल्डिंग में नहीं रहना चाहती थी। उसके घर खाली करते ही गैरेट ने उसे किसी और को किराए पर चढ़ा दिया। उसे किसी से नफरत नहीं थी, उसने बस इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की नजर से देखा। व्हाइट लोग गुस्से में अपना घर खाली करते जा रहे थे और गैरेट उसे किसी ब्लैक को किराए पर चढ़ा रहा था। उसके आइडिया को काम करता देख उस प्रॉपर्टी का ओनर गैरेट के साथ आगे भी बिजनेस करना चाहता था। वो कहता है कि तुम सस्ते दामों पर व्हाइट लोगों के घर देखो और उसके लिए ब्लैक किराएदारों को ढूंढो और मैं उस घर को खरीदने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पीछे रहकर किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एक ब्लैक आदमी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। गैरेट जानता था कि उसके रंग की वजह से उसे ये प्रॉपर्टी खरीदने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो तुरंत उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले कुछ सालों तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला और उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। जल्दी उसकी फैमिली एक बड़े घर में शिफ्ट हो गई। उसकी खुली सोच और बुद्धिमत्ता ने उसका खूब साथ दिया। जब भी कोई उसके साथ रंग के आधार पर भेदभाव करता, गैरेट कभी उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि ऐसा करने से वो उनके बनाए हुए गेम में फंस जाता। वो इस गेम को अपनी शर्तों पर खेलना चाहता था। अपने लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही उसका एकमात्र मकसद था। हालांकि जिंदगी हमेशा हमें अच्छे दिन नहीं दिखाती, चुनौतियां हमें किसी भी घड़ी पीछे धकेल सकती हैं। गैरेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बढ़ती उम्र की वजह से उसके बिजनेस पार्टनर की डेथ हो जाती है और कुछ ही सालों में उसके हिस्से के शेयर्स उसकी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। वो औरत अपने हस्बैंड से बिल्कुल विपरीत थी। जब उसे पता चलता है कि ब्लैक आदमी आधे शेयर का मालिक है, तो वो गैरेट के साथ काम करने से मना कर देती है। वो गैरेट के हिस्से के शेयर्स को कौड़ियों के भाव खरीदना चाहती थी और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे कोर्ट में घसीटेगी। 1940 का समय ब्लैक लोगों के लिए इतना खराब समय था कि अगर ये केस कोर्ट में जाता तो जज कभी उसके फेवर में फैसला नहीं सुनाते। गैरेट खुद के साथ इस तरह के भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ था। वो कोर्ट में जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले उसे ये साबित करना होगा कि वो भी इस बिजनेस का हिस्सा था। इतने सालों से जो सच उन्होंने छुपा कर रखा, आज वही उसके रास्ते का रूड़ा बन रहा था। बेनार्ड उस बैंक मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो तो पहले से उस औरत के साथ मिला हुआ था। वो निराश खड़ा बैंक की बिल्डिंग को निहारता रहता है। उसे उसके रंग की वजह से अपमानित किया गया और जो बिजनेस उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था वो भी इन्होंने उसे छीन लिया। लेकिन तभी गैरेट को एक आइडिया आता है। वो देखता है कि उस बिल्डिंग में 4 बैंकों के ऑफिस थे। वो कहता है कि मैं इस पूरी बिल्डिंग को खरीद लूंगा, फिर देखता हूँ कि कौन मुझे अंदर आने से रोकता है। गैरेट एक और रियल एस्टेट डेवलपर को ढूंढता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। जो को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि उस बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा थी। पर थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद जो को एहसास होता है कि ये आदमी हवा में बातें करने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने इस बिल्डिंग को खरीद लिया तो ये चारों बैंक उसे सर्व करेंगे और उन्हें उसे लोन देना ही पड़ेगा।
वो उसे टाइम टू टाइम रियल एस्टेट के सीक्रेट्स भी रिवील करेंगे, जिससे उसके बिजनेस को बहुत फायदा होगा। जो को उसका आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उनके पास पैसे होते हुए भी वो उस बिल्डिंग को नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग का मालिक एक वाइट था। उन्हें एक वाइट एजेंट की जरूरत थी जो उनकी तरफ से इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके। गैरेट ऐसे एक लड़के को जानता था। उसके शुरुआती दिनों में मैट नाम के एक लड़के ने उसकी घरों की मरम्मत करने में मदद की थी। वो ईमानदार और खुली सोच का था, इसीलिए गैरेट ने उसे ही अपना एजेंट बनाने का सोचा। जो और गैरेट ने उसे हाई क्लास मैनर सिखाए। उसकी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी और रियल एस्टेट के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता था। उसे सिखाने में तो थोड़ा समय लगा, पर वो एक क्विक लर्नर था। वो चीजें सीखता गया और इतना ट्रेन हो गया कि अब वो गोल्फ खेलते खेलते कैलकुलेशन कर सकता था। कुछ दिनों बाद मैट उस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। उन दोनों में सब कुछ सही जाता है और मैट को उस बिल्डिंग को खरीदने का मौका मिल जाता है। हालांकि अभी मोल भाव होना बाकी था। मैट डरा हुआ था कि वो उस आदमी से कैसे इतनी बड़ी डील करेगा। गैरेट इसमें उसकी हेल्प करता है। वो रात को बिल्डिंग की खिड़कियों को देखकर कैलकुलेट करता है कि उस बिल्डिंग का वैकेंसी रेट कितना है, जो ऑफिस किराए पर है उससे मालिक के पास कितना पैसा आता है, इसे चलाने का खर्च कितना है। वो सब कुछ कैलकुलेट करके मैट को उसे याद करने को कहता है। इसकी वजह से होता यह है कि अगले दिन नेगोशिएशन में उस बिल्डिंग का मालिक अपनी प्रॉपर्टी का कितना भी ऊंचा दाम लगाता, मैट हमेशा उससे 2 कदम आगे रहता। मैट सारी कैलकुलेशन उसके अकाउंटेंट से पहले कर रहा था, जिसे देखकर वो दोनों शॉक रह जाते हैं। उन्हें लगा कि उनके सामने एक मैथ का जीनियस बैठा है, जिसे वो बेवकूफ नहीं बना सकते। मैट उस बिल्डिंग को 1.5 मिलियन में खरीद लेता है। उस दिन के बाद गैरेट जब भी उस बिल्डिंग में जाता, चारों बैंक के प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाकर उसका वेलकम करते। जिस मैनेजर ने गैरेट को उसकी मुश्किल घड़ी में परेशान किया था, वो उसे देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन गैरेट उस पर गौर नहीं करता। जो और गैरेट का रियल एस्टेट बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है और वो दोनों ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उनकी वजह से कई ब्लैक लोगों को बड़े शहर में बिना किसी भेदभाव के रहने का मौका मिला था। उनके काम को वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी सराहा गया। कुछ सालों बाद 1963 में बेनार्ड अपनी फैमिली के साथ अपने फादर से मिलने जाता है। उसकी सक्सेस देखकर बेनार्ड के पिता को अपने बेटे पर बहुत नाज था। अगले दिन गैरेट अपने बेटे के साथ वॉक पर जाता है। वो वहाँ एक बिल्डिंग देखता है जहाँ पर वो कभी जूते पॉलिश किया करता था। आज भी शहर में कुछ नहीं बदला था। टेक्सास अमेरिका की सबसे रेसिस्ट सिटी थी। गैरेट वहाँ एक लड़के को जूते पॉलिश करते हुए देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सिर्फ व्हाइट लोगों के जूते पॉलिश करता था। इस छोटे से इंसिडेंट से गैरेट को एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो सीक्रेटली फैसला करता है कि वो इस भेदभाव को खत्म करेगा और अपने लोगों को सम्मान की जिंदगी जीने में मदद करेगा। वो जो से मिलता है और उसे कहता है कि हमें टेक्सास के मेनलैंड बैंक को खरीद लेना चाहिए। जो को लगा कि गैरेट का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि टेक्सास के लोग ब्लैक लोगों को जमीन तक नहीं खरीदने देते। बैंक खरीदना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन गैरेट उसे किसी तरह मना लेता है। वो दोनों फिर से मैट को काम पर रखते हैं और मैट उनकी तरफ से मेनलैंड बैंक के ऑनर से मिलता है। दोनों ऑनर्स में से फ्लोरेंस जूनियर इस डील को लेकर थोड़ा शंका में था, लेकिन उसके फादर बैंक को मैट और उसके पार्टनर्स को बेच देते हैं, बिना सोचे कि उसके पार्टनर्स कौन हैं। इसके बाद गैरेट काम पर लग जाता है और अफ्रीकन अमेरिकन के लोन्स अप्रूव करने लगता है। वो अपने लोगों को बराबरी के मौके देना चाहता था, जो उन्हें व्हाइट ऑनर्स के रहते हुए कभी नहीं मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन फ्लोरेंस मैट से उन लोन्स के बारे में पूछता है जो उनका बैंक अप्रूव कर रहा था। मैट की हिचकिचाहट से उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो मैट का पीछा करता है और देखता है कि मैट के पार्टनर्स ब्लैक थे। ब्लैक लोगों को लोन दिए जाने से वो बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि 1 महीने में बैंक का इंस्पेक्शन होने वाला है और उसमें तुम तीनों पकड़े जाओगे। वो उन्हें बैंक को वापस उसे बेचने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना हम एक नया बैंक खरीद लें और जो भी लोन हमने फोर्सफुली अप्रूव किए हैं उसे उस बैंक में ट्रांसफर कर दें। मैट उस नए बैंक को चलाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गैरेट उसे सहमत नहीं था, क्योंकि मैट को इस बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। पर आखिर में उन्हें यही करना पड़ता है। बशर्त ये थी कि गैरेट की वाइफ उसकी मदद के लिए हमेशा उसके साथ रहेगी। मैट पेपर्स पर साइन कर देता है और अब उसे नए बैंक के ऑपरेशन संभालने थे। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरेंस अपने वीआईपी क्लाइंट्स को मैट के बैंक से पैसे निकालने के लिए कहता है, जिससे मैट के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। मामले को और खराब करने के लिए अगले दिन एक फेडरल बैंक एग्जामिनर मैट से इन्वेस्टिगेशन करने आता है। उसकी मदद करने के लिए गैरेट एक सफाई कर्मचारी के कपड़े पहन लेता है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैट के जितना हो सके उतना करीब जा सके। पर इससे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले ही ढेर सारे अप्रूव्ड लोन में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ढूंढ ली थी। गैरेट को यकीन नहीं होता कि इन लोन्स के बारे में एग्जामिनर को कैसे पता चला। जल्द ही ये रिवील होता है कि ये सब फ्लोरेंस कर रहा था। मैट ने अपना बैंक चलाने की जल्दबाजी में प्रोटोकॉल्स पर ध्यान नहीं दिया और जिस लॉयर ने उसकी मदद की वो भी फ्लोरेंस के साथ मिला हुआ था, जो मैट से कहता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्हें उनके इस नए बैंक से हाथ पीछे खींचने होंगे। मैट अपने बैंक को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो अपने पार्टनर्स की मंजूरी के बिना एक फैसला लेता है। जो को जब उसके मूव के बारे में पता चलता है तो वो शॉक में था। अगले दिन वो गैरेट के साथ मैट से मिलने जाता है, पर वहाँ फ्लोरेंस पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को परेशान देख वो मुस्कुरा रहा था। गैरेट मैट को लोन्स की फाइल्स लाने के लिए कहता है, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। फेडरल एग्जामिनर उनके बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं और जब गैरेट बैंक से बाहर निकलता है तो एफबीआई उसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ समय बाद गैरेट और जो अपने लॉयर से मिलते हैं, उन्हें बताया जाता है कि उन दोनों का केस अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और इसे जानबूझकर लंबा खींचा जाएगा। इसी बीच मैट सेनेटर से मिलता है। सेनेटर उसे सुझाव देता है कि तुम कोर्ट में अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही दो, बदले में तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे। मैट पूरी रात इसके बारे में सोचता है और आखिर में मदद के लिए किसी को कॉल करता है। अगले दिन मैट कोर्ट में अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही देता है और उसे ऐसा करते देख गैरेट और जो निराश हो जाते हैं। उसी दिन सेनेटर जो से भी मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मैट के इल्जामों को कबूल कर लो, बदले में तुम्हें सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी और कल तुम कोर्ट के सामने जो कहना चाहो कह सकते हो। गैरेट को ये मंजूर था। अगले दिन कोर्ट में गैरेट हर इल्जाम को कबूल कर लेता है और अपने समुदाय के समर्थन में वो सारी बातें कहता है जो उसने सालों से अपने अंदर कहीं छुपा
कर रखी थी। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है और उसके साथ हो रहे भेदभाव के बारे में भी। सेनेटर उसे बार बार कहता है कि तुम कोर्ट का अपमान कर रहे हो, लेकिन सीक्रेटली उसने ही गैरेट को कुछ भी कहने की मंजूरी दी थी। गैरेट और जो की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि उनके जेल जाने के बाद फ्लोरेंस ने अपने बैंक को बहुत सस्ते में सरकार से वापस खरीद लिया। मैट को कभी जेल नहीं हुई और उसे किसी भी क्राइम के लिए चार्ज नहीं किया जाता। इसके कई सालों बाद जो और गैरेट जेल से रिहा होते हैं। एनिस देखती है कि अपना सब कुछ खोने के बाद भी वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जो रिवील करता है कि उन दोनों के पास बहामस में ढेर सारी प्रॉपर्टी है। एनिस को यकीन नहीं होता। वो गैरेट से पूछती है कि तुम दोनों ने ये सब कैसे किया। यहाँ हमें पता चलता है कि झूठी गवाही देने से एक रात पहले मैट ने जिसे फोन किया था वो गैरेट था। मैट ने उसे सब सच बता दिया। गैरेट जानता था कि कल जो होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन वो चाहता था कि इससे पहले कि गवर्नमेंट उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दे, वो उन पैसों को अपने नाम पर कहीं और इन्वेस्ट कर दे। मैट ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसके चलते उन दोनों के कुछ पैसे